40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में प्रियंका गांधी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि जो भी महिला चुनाव लड़ना चाहती है वो आगे आए। यूपी में चुनावी शंखनाद करते हुए कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक चुनावी नारा भी दिया। कांग्रेस ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देते हुए महिलाओं से राजनीति में आगे आने की अपील की है। दूसरी पार्टियों पर महिलाओं के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि नफरत के माहौल को बदलने के लिए देश को महिलाओं की जरूरत है। यूपी में महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान के बाद प्रियंका गांधी ने न्यूज 18 से बातचीत में कांग्रेस के इस फैसले की वजह भी बताई। You ventured to cover the command for Uttar Pradesh in 2019. उसके बाद से आपने बहुत सारा मूवमेंट किया. So this idea gradually picked up or was it a very natural idea तभी से था आपके मन में कि मुझे ऐसा करना है कि मैं पॉलिटिक्स में आप आगे आई हूँ तो महिलाओं को आना चाहिए, या आपको यूपी के अंदर पॉलिटिक्स करते हुए ये रियलाइजेशन हुआ कि दिस कुड बी अ गुड पॉलिटिकल मूव? मैंने एक चीज़ नोटिस की और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित शायद जो मैं उन्नाव में जो हुआ था, जिस लड़की को जला दिया गया था और उसके जब घर गई तो सबसे ज़्यादा प्रभाव मुझे उनकी फैमिली से एक्चुअली मैं प्रभावित हुई, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बताया कि ये लड़की रोज़ सुबह उठ के 6 बजे अकेले उन्नाव से रायबरेली ट्रेन लेती थी अपने केस को लड़ने के लिए। अपने पिता को उसने कहा कि आप आओ मत, मेरे साथ मत आओ, किसी को मत भेजो, मैं खुद करूँगी, मैं खुद लड़ूंगी। क्यों कर रही थी? अपने लिए लड़ रही थी। फिर जो उससे पहले वाला जो उन्नाव का केस था वो भी बड़ा सिमिलर था, वो लड़की लड़ रही थी। तो ये मैंने नोटिस करना शुरू किया कि ये जो लड़कियां हैं वो आज लड़ना चाह रही हैं, चुपचाप से नहीं सहना चाह रही हैं जो हो रहा है उनको। उनमें ये लड़ने की शक्ति है और लड़ने की इच्छा है। तो मुझे आस्ते आस्ते उस इंसिडेंट से लगने लगा कि जो बार बार जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मैं देख रही हूँ कि महिला अपनी परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है, कि सोसाइटी इतनी बुरी तरह ट्रीट कर रहा है, कि हर जगह संघर्ष है। वो चाह रही है बदलाव, वो अब लड़ रही है। अकेली सुबह उठ के जा रही है ट्रेन में, जब उसको मालूम है कि उसको कुछ हो सकता है। और हुआ, उसको हुआ। उसकी भाभी लड़ रही है, उसकी भाभी की जो 9 साल की बेटी है उसको धमकाया, स्कूल मत जाओ, स्कूल जाओगी तो देखना। तो जो ये लड़ने की जो भावना है, एक उसमें एक उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, कि हमारी लाइफ इम्प्रूव होगी। तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। कोई कम्युनल बेस नहीं है, इसलिए आपने एक नया एक्सपेरिमेंट कर दिया। यू हैव थ्रोन अ न्यू हैट इन द रिंग। एक सकारात्मक कदम है, ठीक है। उसको ऑब्वियसली पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को तो नकारात्मक नज़रिए से देखना ही है, हम जो भी करें तो वो भी करके देखें, वो कोई नया स्टेप लेके देखें, है ना। मेरा प्रयास ये है कि पॉलिटिक्स का मकसद एक्चुअली विकास है, चेंज है, समाज में समता है, ये मकसद है। आज क्या बन गया है? आज पॉलिटिक्स में सत्ता में आओ, जो भी करना है कर लो, कोई तुम्हारे को रोकने वाला नहीं है, और सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, कोई सर उठा नहीं सकता, कोई अपने राइट्स के लिए लड़ नहीं सकता। ये हो गया है। ये तो पॉलिटिक्स नहीं है। एक्चुअल पॉलिटिक्स ये है कि आप बदलाव लाओ। आप लोगों की, मैंने क्या कहा बनारस में, आप अंतर्मन में पूछिए अपने आप को, ठीक है, जो भी आपको बताया जा रहा है, जितने भी एड्स प्रोपेगेंडा आप देख रहे हैं, बिलीव भी कर लीजिए उनको कि देश में बहुत तरक्की हो गई है जो भी। लेकिन गैस सिलेंडर का खर्चा कौन उठा रहा है? 1000 रुपये कौन दे रहा है गैस सिलेंडर के लिए? डीजल पेट्रोल के लिए 100 रुपये कौन दे रहा है? आप दे रहे हो ना। आप अपने अंतर्मन में सोचो, आपकी ज़िंदगी में पिछले 7 सालों में तरक्की हुई है कि नहीं हुई है? उसका जवाब तो स्पष्ट है। किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में देखिए किसकी तरक्की हुई है। तो पॉलिटिक्स का मकसद ये है कि आपकी लाइफ में तरक्की लाएं, कि पॉलिटिक्स का मकसद ये है कि हम बोलते रहें कि आपकी लाइफ में हम तरक्की लाए हैं, और आप मर रहे हो, घिस रहे हो, आपको कुचला जा रहा है, आपके लिए न्याय नहीं है, आप गैस सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, डीजल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, घर का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कोई आपको कह रहा है कि
फिक्र मत करो, तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव हो गई है। तो ये तो नहीं है ना मकसद पॉलिटिक्स का। तो 2017 में मुझे याद आ रहा है राहुल गांधी जी ने बहुत एक हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट दिया था आरएसएस के बारे में कि आरएसएस खुश रहती है कि महिलाएं जब तक चुप रहें, पर्दे के पीछे रहें, अधिकार ना मांगें। उसके ऊपर बहुत एक उन्होंने पॉलिटिकल अटैक भी हुआ उनके ऊपर। आपको लगता है कि इस आरएसएस और बीजेपी आइडियोलॉजिकली सेम है, वो कैसे महिलाओं को ट्रीट करते हैं, उसके ऊपर आप कुछ ऑब्जर्व करना चाहेंगी, कमेंट करना चाहेंगे? देखिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, महिलाओं पे नियंत्रण होना चाहिए। मतलब कौन सी सदी में जी रहे हैं? तो जब ये विचारधारा है तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? जैसे मैंने कहा, आप हर स्पीच में कहते हो माताओं, बहनों, बेटी। हाँ हैं हम माता, बहन, बेटी, लेकिन हमारा अपना भी तो अस्तित्व है, हम महिला भी तो हैं। आप कभी स्टेज पे जाके ये तो नहीं कहते ना पिताओं, भाइयों, बेटों, ये तो नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? तो अगर आप हमारा अस्तित्व पहचान नहीं रहे हैं, आप ये जान भी नहीं रहे हैं कि हम महिला हैं, आपके इक्वल हैं, आपकी तरह हैं और हम भी लड़ सकते हैं, तो आपसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? यही उम्मीद रख सकते हैं कि आपको हम पर नियंत्रण करना है, या आप कहते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए हमें घर पे रहना चाहिए। मैंने देखा शायद मध्य प्रदेश में पिछले साल किसी मंत्री ने कहा था कि महिलाओं को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए कुछ पुलिस को बताना चाहिए क्योंकि उन्हीं की सुरक्षा के लिए। क्या बकवास है ये? एक आखिरी सवाल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि जब आप रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हैं, आप खुद इलेक्शन लड़ना चाहती हैं या लड़ेंगी, या इट इज स्टिल एन आइडिया अंडर कंसिडरेशन? That is not a decision I have taken yet. Yeah. So it could happen. Let's see how things progress. It's open. Let's see how things progress. Yeah, why not? Okay. प्रियंका गांधी के महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान पे बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि कांग्रेस को कभी महिलाओं की याद नहीं आई और अब प्रियंका अपना अस्तित्व बचाने में लगी हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने एक बड़ा दांव खेला। आज उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि 2022 के चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। हमारे साथ सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब हैं। उनके इस निर्णय को किस तरह देखते हैं कि 40% महिलाओं को टिकट देंगे? मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ सीख ली है भारतीय जनता पार्टी से, आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय योगी जी से, और उत्तर प्रदेश को सबसे सुरक्षित महसूस करती हैं अगर अपने राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं उसकी तुलना में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पंजाब हो, महाराष्ट्र हो और चाहे राजस्थान हो। इसका मतलब है कि बार बार यहीं पर वो आकर इस तरह की चीजें उठाती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कानून का राज अगर कहीं है वो उत्तर प्रदेश में है, आदरणीय योगी सरकार में है, और यहाँ अपराधी भाग रहा है, आम आदमी संपन्न है, खुश है और उसका विकास हो रहा है। और जहां तक उन्होंने बात की 40% महिलाओं की, तो देश की सबसे बड़ी जो कैबिनेट होती है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की कैबिनेट में 11 महिलाएं देश का गौरव बढ़ा रही हैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ में, कैबिनेट में उनके साथ में। तो इसलिए ये हमको ना बताएं, ये 32 साल से तो उत्तर प्रदेश से बाहर थी कांग्रेस, आज कैसे याद आ गया कि 40% महिलाओं को? हम तो नारी गरिमा, नारी सम्मान के लिए पहले से ही समर्पित है। गाड़ी उत्तराखंड में लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरसी है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। पिछले 2 दिनों में अब तक राज्य में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर रायगढ़ की है, जहां बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे में अभी भी कई लोग वहां पर दबे हुए हैं। दूसरी तस्वीर चंपावत की है, जहां बन रहा एक पुल भारी बारिश की वजह से नदी में आए सैलाब में बह गया। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पिछले 3 दिनों में उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है। किस तरह से रामगढ़ में बादल फटा और वहां पे देखिए एक घर पूरी तरह ध्वस्त हुआ गया। 5 लोग बादल फटने की वजह से उनकी मौत हो गई है। कई लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश वहां पर लगातार की जा रही है। और चंपावत में किस तरह से एक पुल पानी के तेज बहाव में पूरी तरह से बहता हुआ वहां पे नजर आया, डूबता हुआ नजर आया। मौसम विभाग की तरफ से लगातार तमाम लोगों को गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश ऐसे ही होती रहेगी। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पे
सेफ जगह पे पहुंचने की हिदायत दी गई है। चमोली के हालात भी कुछ अलग नहीं है। वहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से एक मकान जमींदोज हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई है उसमें सबसे पहले मकान का एक छोटा हिस्सा गिरता हुआ दिखाई दिया और फिर देखते ही देखते पूरा मकान ही ध्वस्त हो गया। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पहले इस मकान का पहले छोटा सा हिस्सा वहां पे ढहा, उसके बाद ये पूरा का पूरा मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया। आफत की बारिश, प्रचंड प्रहार बारिश का उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है। अलग अलग इलाकों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब चमोली से ही आई इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश की वजह से एक नाला उफान पर आ गया और उसमें एक कार फंस गई। कार के नाले में फंसने की जानकारी मिलते ही वहां खुदाई करने वाली एक मशीन को बुलाया गया। उसके बाद कार को नाले से निकालने की कोशिश शुरू हुई और कड़ी मशक्कत के बाद कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पर ये कार पानी के तेज बहाव में बुरी तरह फंस गई थी। वहां पर खुदाई का काम चल रहा था और मशीन को वहां पर लाया गया और इस कार को सुरक्षित जगह पे पहुंचाया गया। उत्तराखंड के चमोली से पहाड़ी नाले में फंसी कार की ये हैरान करने वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह से उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से आम लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है भारी बारिश की वजह से। कहीं पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, कहीं पर बादल फटने से लोगों के मकान जो हैं पूरी तरह से जमींदोज हो जा रहे हैं। कहीं पर नए पुल जो हैं पानी के तेज बहाव में बहते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में ये नाला था जहां पर ये गाड़ी पानी के तेज बहाव में फंस गई थी और उसे निकालने की कोशिशें वहां पर की जा रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से अब तक 23 लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ नैनीताल में ही 48 घंटे में 13 लोगों की मौत हुई है। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी ऐसे बहता हुआ दिखाई दिया मानो वहां कोई नदी की तेज धार में अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब हो। हालात को देखते हुए सेना वहां राहत और बचाव के काम में जुटी दिखी। नैनीताल में सेना ने फंसे हुए 36 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। इस दौरान हर तरफ तेज बहाव में पानी बहता हुआ नजर आया। सेना के जवानों ने वहां बाजार में एक दुकान में मौजूद कुछ लोगों को अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित वहां से निकाला है। तो सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर जुट गई है। नैनीताल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ लोग फंसे हुए थे, सेना के जवान इन लोगों को अपने कंधों पर उठाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। ये सड़क है लेकिन नदी और समंदर की तरह ये तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है। 36 लोगों की जान यहां पर सेना के जवानों ने बचाई है। तो आफत की बाढ़, पानी का प्रचंड प्रहार पूरे उत्तराखंड में पिछले 2 से 3 दिनों में देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहां पर उनसे बातचीत की, हालात की जानकारी ली है। आप देख सकते हैं कि पानी का तेज बहाव है। सेना के जवान यहां पर ह्यूमन चेन बना रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है क्योंकि खतरा सेना के जवानों के बहने का भी यहां पर है। पानी का बहाव बहुत तेज है क्योंकि एक तरफ आम लोगों को यहां पर बचाना है, दूसरी तरफ खुद को भी सुरक्षित रखना है। कंधे पर किस तरह से देखिए जो लोग यहां पर इस दुकान के अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश देश के सेना के ये जवान मुश्किल हालातों में कर रहे हैं। जितने भी नौजवान हैं, दो हमें हथियार अंदर घुस के मारेंगे, हमें भी अपनी जान की जो है बिल्कुल परवाह नहीं है। बिहारी लोग हैं जो उनको मार रहे हैं, जो इसलिए बस डर लगता है। बच्चे हमारे पास है, हमें डर लग रहा है। और जम्मू कश्मीर के पुंछ से एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है कि सेना ने पुंछ के मेंढर के जंगलों में छिपे आतंकियों पर अंतिम प्रहार करने की तैयारी की है और इसे लेकर सेना की तरफ से पूरे इलाके में लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। लाउड स्पीकर की मदद से सेना के जवान इलाके के लोगों को खेतों में नहीं जाने और घर पर रहने की बात कह रहे हैं। पिछले 9 दिनों से पुंछ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है और अब तक 9 जवान शहीद भी हो चुके हैं और अब प्रचंड यानी आखिरी प्रहार की बारी आ गई है।
अपने ठिकाने ये सुने गांव समिति तलाशू में जितने भी हजरात लोग काम कर रहे हैं या अपने बाल बच्चे हैं खेती बाड़ी का काम करने में मसरूफ, उनको अपील की जाती है कि तमाम अपने घरों में बंद हो जाए, अपने अपने माल मवेशियों को लेकर अपने ठिकानों में इकट्ठे हो जाएं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा के। पवन, ये अनाउंसमेंट साफ तौर से बता रही है कि अब आखिरी प्रहार की बारी आ गई है, ऑपरेशन शुरू हो गया क्या वहां पर? हाँ बिल्कुल, देखिए जितना भी ये पूरा इलाका जंगल का है, इसके आसपास के जितने भी घर हैं, जो गांव हैं, वहां पर मस्जिदों में अनाउंसमेंट करवा दी गई है, पुलिस की गाड़ियों पे अनाउंसमेंट करवा दी गई है कि लोग घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, जो मवेशी लेकर बाहर गए हैं वो भी आ जाएं और जो चारा काटने गए हैं वो भी आ जाएं। तो माना जा रहा है कि अब फाइनल असॉल्ट होगा आतंकियों के ऊपर और पूरी तैयारी इसकी कर ली गई है। कुछ ही समय के बाद फाइनल असॉल्ट शुरू हो जाएगा, जिसके बाद आतंकियों का सफाया बिल्कुल तय है। शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरी प्रहार की बारी अब सेना की तरफ से आ गई है, अनाउंसमेंट वहां पर की जा रही है। तमाम जो वहां पे ग्रामीण हैं, लोकल लोग हैं, उनको हिदायत दी जा रही है कि आप अपने घरों के अंदर ही बंद रहें। आपके अगर मवेशी भी बाहर हैं तो उनको भी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाए। पिछले 9 दिनों से ये लगातार एनकाउंटर वहां पर चल रहा है, लगातार वहां पे आतंकियों की तलाश की जा रही है। अब बारी आ गई है आखिरी प्रचंड प्रहार की, क्योंकि देश के नौजवान इस एनकाउंटर में अब तक अपनी शहादत दे चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा ने विवादास्पद बयान दिया है। कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों पर क्या कुछ कहा कर्रा ने, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य तारिक हमीद कर्रा साहब हमारे साथ हैं, जो वैली से आते हैं, घाटी से आते हैं। कर्रा साहब, पिछले 9 दिन से मुठभेड़ वहाँ चल रही है, कितने जवान शहीद हो गए हमारे। ये आतंक का जो नया दौर चल रहा है, इसके पीछे क्या वजह आपको लग रही है? ये आप हमसे पूछने के बजाय सरकार से पूछिए, जिन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद में कोई मिलिटेंसी नहीं रहेगी, कोई नहीं मरेगा, कहीं पे कोई फंडिंग नहीं होगी, या अभी तो अब नया एक दौर जो शुरू हो गया वहाँ पे सिविलियन किलिंग्स का, जिसको वो कहते हैं कि ये अननोन गनमैन। तो ये अननोन गनमैन कौन है, इसका जवाब तो सरकार देगी। और अननोन गनमैन के साथ में सिविलियन किलिंग्स के साथ साथ में कितने फौजियों की हमारी शहादत हो रही है, तो ये तो सरकार ने जवाब देना है। हम भी तो यही सरकार से पूछ रहे हैं। कोई भी शख्स जो है वो सरकार से ही पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप लीडर हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको क्या लगता है जो ये वायलेंस में बढ़ोतरी हो रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये वायलेंस जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, मेरा इस पे एक क्वेश्चन है, वो आपसे है, आप आगे पूछ सकते हैं, ये सरकार से भी है, कि क्या वजह है जब जब हिंदुस्तान में कहीं पे भी इलेक्शंस हो रहे होते हैं या होने होते हैं तो तब भी कश्मीर में वायलेंस क्यों बढ़ता है? तो ये तो सोचने वाली बात है। हर एक सेंसिटिव इंसान को, सीरियस इंसान को नेशनल इंटरेस्ट में ये सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि बाकी मुल्क में इलेक्शन हो तो कश्मीर में, छोटा इलेक्शन हो तो कश्मीर हालात ख़राब, बड़ा इलेक्शन हो तो कश्मीर में हालात ख़राब, बाकी तो सब जगह पीसफुल माहौल रहता है, एक कश्मीर में ही क्यों हालात ख़राब हो जाते हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि 2019 में भी इस तरह के तमाम वाक़े हुए, अभी हो रहे हैं, तो तारिक साहब, एक तरह से अगर मैं जोड़ूं आपकी बात कि जब चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभाओं के हों चाहे लोकसभाओं के हों, आपको एक पैटर्न दिखता है कि कश्मीर में उस समय हिंसा, आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाती हैं, या ऐसा कहा जाता है? नहीं, जिस वक्त आतंकवाद या ऐसा जो वायलेंस जो होता है, जो इलेक्शन के टाइम या इलेक्शन से पहले होता है, क्या वो सिर्फ हमें दिखता है? आपको नहीं दिखता? आपको भी दिखता होगा। तो आप इसको हमसे मत जोड़िए, आप इसको पूरे कंट्री के साथ जोड़िए। ये तो पूरा मुल्क सवाल करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है।